नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम इकोनॉमिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे व आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे व जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे व एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है भारत और इसके पड़ोसी देशों से तुलनात्मक विकास अनुभव। तो हमेशा हम क्या करते थे कि जो एनसीईआरटी में जिस चैप्टर को हम उठाते थे उसका शॉर्ट नोट्स आपके सामने रख के फिर उसका डिटेल वाइज आपको समझाते थे। बट आज के लेक्चर में ऐसा नहीं है। आज के लेक्चर में मैंने पूरे एनसीईआरटी का ये चैप्टर ही उठा लिया है, वो उसके सामने आपके सामने मैं इसको पूरा चैप्टर लेके आया हूँ। और इसमें क्या रहेगा कि हम जो जो इसमें टॉपिक है उनको समझेंगे वह साथ साथ इसको लेके चलेंगे। तो आज का क्या टॉपिक है, जैसे भारत और इसके पड़ोसी देशों से, जैसे ये हो गया चीन हो गया और पाकिस्तान के आर्थिक व मानव विकास के सूचकों की तुलनात्मक प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे और विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुंचने के इन देशों द्वारा अपनाई गई उन नीतियों को मूल्यांकन कर सकेंगे जिनका इन देशों ने विकास की वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनाया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और इसमें हम आगे देखेंगे कि इस सेशन की शुरुआत में जैसे ही कहा गया है कि आज वैश्वीकरण के इस युग में जहां भौगोलिक परिसीमाएं धीरे धीरे अर्थहीन होती जा रही, मतलब जो देशों की सीमाएं हैं वो उनका उतना महत्व नहीं रह गया है। विकासशील विश्व के देश में यह आवश्यक है कि वे अपने पड़ोसी देशों द्वारा अपनाई जा रही विकास की रणनीतियों को समझें। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि वे विश्व बाजार में सीमित आर्थिक हिस्सेदारी करते हैं। इस इकाई में हम भारत के विकास अनुभवों की तुलना इसके दो महत्वपूर्ण और निर्णायक पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से करेंगे। तो आज के इस सेशन में जैसे हम देखेंगे कि इसका विकास पथ में क्या कैसे है। तो विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाते हैं। सभी देश अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि हर तरह की नीतियों को अपनाते हैं और उसको मजबूत बनाने के लिए विभिन्न नियमों का उपयोग करते हैं। इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सार्क के बारे में सुना होगा, यूरोपीय संघ के बारे में सुना होगा, ब्रिक्स और आसियान, G8, G20, ब्रिक्स आदि। इस तरह इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे अपने पड़ोसी देशों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जो इस चैप्टर का मेन मोटिव ये है कि मतलब जो राष्ट्र का एक निर्माण होता है उसमें क्या रहता है कि अगर आप अपने पड़ोसियों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो आपका उतना विकास नहीं हो पाएगा जितना आप उम्मीद करके चलते हैं। तो इस चैप्टर का मेन यही है कि आप अपने पड़ोसी देशों से कितना तालमेल बैठा के करते हैं, कितना आपको करते हैं, और क्या रहता है अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जैसे हम देखते हैं कि इस दौरान विशेष रूप से विकासशील देशों में अपेक्षाकृत यह आवश्यक समझा गया है कि वे देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते थे, वह अपनी 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 आपसी प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर सकते थे। तो इस तरह विकास पथ का एक चित्रांकन में हम देखेंगे कि भारत, पाकिस्तान, चीन की विकासात्मक नीतियों को हम इसको देखेंगे। और जैसे क्या होगा कि तीनों राष्ट्रों ने विकास के पथ पर एक ही साथ समय चलना प्रारंभ किया था। भारत और पाकिस्तान जैसे आपको पता है कि 1947 में स्वतंत्र हुए थे, जबकि चीन गणराज्य की स्थापना 1949 हुई थी। तो उस समय क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, यद्यपि भारत और चीन के लिए ये बीच विचारधारा में बहुत भेद है, लेकिन एक नए क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना को और एक नई शक्ति के प्रतीक है। जैसे कि उस समय भी आकलन लगाया गया था कि भारत और चीन अगर साथ में रह के साथ अपने पड़ोसी कर्तव्य का निर्वहन करके आगे बढ़ते हैं तो हम पूरे विश्व पर एक नई शक्ति का मतलब प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, तो दूसरे देशों को दिखा सकते हैं। तो उस तरह के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना ये मंतव्य रखा था। तो तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास की नीतियां तैयार शुरू की थी। जैसे भारत ने 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी। पाकिस्तान ने 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी और जिसे मध्यकालीन विकास योजना कहा जाता है। और चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी। और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो अपना कहाँ से लिए गए थे, रूस, उस टाइम के रूस से लिया गया था और इस तरह पूरे देशों में इसको अपनाया गया था। जैसे वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने क्या किया था
कि उनकी 12वीं पंचवर्षीय योजना विकास योजना 2018 से 2023 पर कार्य शुरू किया था, है ना। तो इस तरह से उसने किया था। लेकिन इसके साथ ही चीन ने क्या किया था, चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना, जबकि पहले देखा जाए तो पाकिस्तान ने चालू किया था, लेकिन उस समय उसमें भी देखेंगे आप कि चीन ने उस टाइम की अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021 से 2020 पर काम कर रहा है। भारत की वर्तमान योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 पर आधारित है। मार्च 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित विकास की नई नीति अपनाई गई थी, है ना। तो इस तरह यह भारत और पाकिस्तान ने समान नीति अपनाई, जैसे बृहद सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन, है ना, सामाजिक विकास, इस तरह के इन्होंने नीतियां अपनाई थी। लेकिन क्या हुआ था कि लेकिन 1980 के दशक में जैसे आप देखेंगे कि भारत दशक तीनों देशों की समृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय समान थी। मतलब 1980 के दशक में देखेंगे तो आप भारत पाकिस्तान में जो विकास की दर थी और प्रति व्यक्ति आय जो थी वो समान थी। लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे तो हम पाकिस्तान से कितना आगे हो चुके हैं, लेकिन चीन से भी हम पीछे हैं। तो पाकिस्तान की विकास की नीतियों को ऐतिहासिक पथ की जानकारी ले, पिछले 3 इकाइयों का जैसे अध्ययन करने के बाद हम जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त के समय कौन कौन सी नीतियां अपनाता जा रहा है ना। तो इस तरह ये हो गया। अब देखेंगे कि चीन ने क्या कैसे किया था अपनी नीतियों को कैसे। तो उस टाइम के जो थे चीन का था, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो महान सर्वहारा संस्कृत क्रांति का आरंभ किया था 1965 में माओ ने, है ना। 1966 से 76 तक वो वहाँ के राष्ट्रपति रहे। तो छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए, अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, जो वो महान सर्वहारा क्रांति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, है ना। और चीन ने जो तेजी से औद्योगिक समृद्धि हो रही थी, उसकी जड़ें कहाँ से लागू हुई थी, 1978 में लागू की गई सुधार में खोजी जा सकती है। मतलब उन्होंने जो 1978 में अपना सुधार कार्यक्रम लागू किया था, उस टाइम में इन्होंने अपनी ये जो औद्योगिक समृद्धि, मतलब उस टाइम पे औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो सर्वश्रेष्ठ हुआ है चाइना में, वो 1978 में उन्होंने जो सुधार खोज कर लागू किया था नियम, उस टाइम से देखा जा सकता है ना। चीन ने सुधार के चरणों में शुरू किया था। प्रारंभिक चरण में उसने क्या किया था, कृषि पर ध्यान दिया, विदेशी व्यापार पर ध्यान दिया, निवेश क्षेत्रों में सुधार किए। उदाहरण के लिए आप कृषि भूमि के क्षेत्र में कम्यून भूमि के छोटे छोटे भूखंडों को बांट दिया, जिससे अलग अलग परिवारों को आवंटित किया गया, है ना, उसके प्रयोग के लिए। इस तरह उसने किया। और स्वामित्व के लिए प्रकल्पित के लिए भूमि से होने वाली समस्त आय को वो अपने पास रखते थे। मतलब उनको जो भी उससे मिलता था, उसने होने वाली समय को आय को अपने पास रख देते थे, जिससे उस टाइम पे क्या हुआ था कि औद्योगिक क्षेत्र के सुधार आरंभ हो गए थे, है ना। सामान्य नागरिक तथा ग्रामीण उद्यमियों के निजी तथा क्षेत्र के उन फर्मों पर वस्तु उत्पादित करने की अनुमति थी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। इस तरह आप देखा जा सकता है कि चीन ने जो अपना अपनाया था, क्या बोलते हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र में और चीन विकास की रणनीतियों के, तो उसने लोगों के हाथ में उसने स्वामित्व दिया, जिससे वो अपना विकास कर सके, अपना मतलब फाइनेंशियली मजबूत हो सके। इस तरह उसने कार्य करना चालू किया था, है ना। तो इस सुधार की प्रक्रिया में जैसे आप देखेंगे कि उसने दोहरी कीमत का निर्धारण पद्धति लागू किया। चीन द्वारा जो सुधार की प्रक्रिया लागू की गई थी, उसमें दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू थी। इसका अर्थ है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। किसानों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे। मतलब जो सरकार तय करेगी, उसके आधार पर किसान और औद्योगिक इकाइयां जो थे, जो औद्योगिक क्षेत्र थे, उसके आधार पर खरीदने कीमतों के आधार पर वो अपने मात्राएं खरीदेंगे। उतनी जितना उनको निर्धारित किया गया उतना खरीदेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और शेष वस्तु के क्या करेंगे, वो बाजार की कीमत पर बेची भी जा सकती है ना। तो गत वर्ष के दौरान जैसे देखेंगे, वृद्धि के साथ साथ बाजार में बेची गई और खरीदी गई वस्तुओं के अनुपात में वृद्धि भी हुई, जिस कारण से, है ना, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया, जो एक तरह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान सॉरी चाइना का एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था। अब देखेंगे पाकिस्तान द्वारा क्या किया। पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों को विचार करके हम जैसे देखेंगे, तो उस टाइम पे देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में अनेक समानताएं थी, है ना। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अनुसरण किया था, है ना। जैसे भारत में भी अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, न पूंजीवादी थी न समाजवादी, पूरी तरह से वो इसमें मिश्रित थी। तो इसी तरह पाकिस्तान ने भी इसका अनुसरण किया था। और 1950 से 60 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने अनेक नियंत्रित नीतियों का भी प्रारूप लागू किया था। तो इस तरह पाकिस्तान और भारत ने साथ साथ पे पूरा कार्य लागू किया था। लेकिन क्या हुआ था, 1970 के दशक में उन्होंने वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण चालू कर दिया। वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण करने से उसने अपनी नीति के समय बदल दी। अब क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा था और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से वित्तीय सहायता बहुत प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी उसकी ऐसी नीतियां थी जिनके कारण वो आज भी उतना आगे नहीं बढ़ पाया।
तो इस तरह हम देखेंगे कि 1988 में जो देश के सुधार हुए है ना। और जननांकी संकेतक में हम देखेंगे कि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो पाएंगे कि विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति वो भारतीय है और दूसरा चीनी है। मतलब इतनी जनसंख्या है कि आज भी देखेंगे तो भारत और चीन में के जनसंख्या अनुपात पर वर्तमान में हम चीन से भी आगे हो गए हैं। तो जननांकी संकेतों में हम देखेंगे कि भारत में मिलियन में जो 2018 में उसकी जनसंख्या थी 1352 मिलियन भारत, और चीन 1393, और पाकिस्तान में कितना था 212। ये विश्व विकास सूचकांक की ये रिपोर्ट है जिसके तहत आप देख सकेंगे कि भारत में और पाकिस्तान चाइना में कितनी जनसंख्या थी। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 5 में से 1 भारतीय है और दूसरा चाइनीज है ना। तो इस तरह होता था। और जीडीपी के क्षेत्र में जैसे हम देखेंगे तो जीडीपी का वर्धन करना जो एक महत्वपूर्ण चीन के बारे में विश्व में चर्चित है, ये बहुमुख एक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है ना। चीन की सकल घरेलू उत्पाद 22.5 ट्रिलियन विश्व के दूसरे स्थान पर है ना। भारत का संघ उत्पाद जो जैसे क्या था 9.3 ट्रिलियन तथा पाकिस्तान का जीडीपी 1.1। तो इस तरह देखेंगे कि चाइना जो है उसकी नीतियों की वजह से आज वो विश्व की दूसरे स्थान पर अपना ये सकल घरेलू जीडीपी में दूसरे स्थान पर आता है। और ये जो हो सका है जो अपना क्या बोलते हैं कि ये जो कारण है कि चाइना इतना आगे है उसके उसकी नीतियों के कारण है। उसने जो अपनी आर्थिक नीतियों को लागू किया और औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए विदेशों द्वारा जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको स्थापित करने के लिए जो उसने छूट दी, इस कारण से उसकी इतनी जीडीपी है। और जैसे भारत का सकल घरेलू उत्पाद अगर देखे गए तो चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 41% है, जबकि अनेक विकसित देश 5% तक ही समृद्धि दर बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तब चीन एक ऐसा देश था जो 1980 के दौरान भी लगभग इसकी 2 गुनी समृद्धि बनाए रखने में समर्थ था। और जैसे कि मैंने पहले बताया था इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो अपनी नीतियों पर अडिग रहा और लोगों के विकास के लिए उसने पूरी तरह से अपना नीतियों को बनाया। तो लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उसने पूरी तरह से अपना कार्य किया। तो ये सब कारण था कि उसकी आज भी जो है ट्रिलियन, जो उसकी जीडीपी है वो ट्रिलियन में है और वो दूसरे सेकंड स्थान में आता है। अब जैसे ये 2019 18-19 की ये जो क्या बोलते हैं आपकी सराहनी दी गई है, कृषि में भारत का कैसे कितना जीडीपी में कितना योगदान है, तो ये 16 है, चीन का 7 है, पाकिस्तान में 24 है। कृषि में, उद्योग में भारत का 30 है, जबकि देखेंगे यहाँ चीन का 41 है और पाकिस्तान का लोवेस्ट 19 है। तो ये इस तरह का ये है। और कार्यबल का देखेंगे 2019 का जो डाटा है उसमें भारत 43 है कार्यबल, चाइना में जरूर कम है और पाकिस्तान में उस चाइना से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में जो कार्यबल है वो भारत में कम है, पाकिस्तान चीन में ज़्यादा है और पाकिस्तान में भी कम है। तो इस तरह देखेंगे। लेकिन सेवा के क्षेत्र में देखेंगे तो भारत में सिर्फ 32 है और चाइना में 46 है और पाकिस्तान में 35 है। तो ये एक आपको डिफरेंट बताता है कि यहाँ की औद्योगिक नीतियों का, उनके किए गए सुधारों का कि कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि चाइना में सेवा क्षेत्र में कितने परसेंट लोग आज मतलब कार्य कर रहे हैं, जो सेवा क्षेत्र एक ऐसा है जो जीडीपी में वृद्धि में सबसे बड़ा है। और पाकिस्तान में लगभग 41% लोग कृषि कार्य करते हैं, जबकि भारत में 43 तथा रोजगार के क्षेत्रवासी को ये दर्शाता है ना। तो केवल 19% जो सकल क्या बोलते हैं भारत में औद्योगिक समरसता का जो है सिर्फ 25% है ना। मतलब चाइना से कम है, लेकिन उसके बाद भी चाइना की जीडीपी हमसे बहुत ही ज्यादा है। जबकि 28% जो है समशक्ति उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है ना। इन तीनों देश के सेवा क्षेत्र का सकल वर्धित योग भी योगदान से अधिक है। तो इस तरह आप देखेंगे, जैसे इसमें क्या देखेंगे कि उद्योग के योगदान में भारत का 30% है, पाकिस्तान का 19% है, जिससे यहाँ सीधे सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार तीनों देशों में सेवा क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर आ रहा है। जीबीए जैसे आप देखेंगे तो ग्रॉस वैल्यू में उसमें देखेंगे कि उसका योगदान सबसे ज्यादा 1980 के दशक में श्रमिकों के अनुपात में विचार करते हैं तो यहाँ पाकिस्तान भारत और चीन की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है। मतलब इन तीनों देशों में मतलब क्या है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों देश सेवा क्षेत्र पे ज़्यादा अपना फोकस कर रहे हैं, जो उनके जीडीपी बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। अब ये क्या देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्पादन समृद्ध वार्षिक औसत प्रवृत्तियां देखेंगे, है ना। तो इसका क्या है कि 1980 से 2018 तक भारत में कृषि का योगदान 1980 में 3.1% था,
चाइना का उसका दोगुने के करीब 5.9 था, और पाकिस्तान में सिर्फ 4 है ना। और 2011 से 15 के बीच का डाटा देखें तो कृषि में 3:1 उतना है, चाइना का कम हो गया 3:1। लेकिन उद्योग में देखेंगे आप तो 6.9 भारत का, और इसमें चाइना का उद्योग में कम है। लेकिन सेवा क्षेत्र में भी आज इस तरह में देखेंगे तो जो ये 2018-11 से 15 का डाटा था उसमें भारत अभी भी आगे है ना। तो इस तरह देखेंगे तो पिछले 5 दशकों में तीनों देश में कृषि क्षेत्र में श्रम बल का सबसे बड़ा अनुपात कार्यरत था, और जो उसकी समृद्धि दर में कमी आई, क्योंकि अब ये धीरे धीरे सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चीन में तो 1980 के दशक में 2 अंक की समृद्धि दर बनी रही। लेकिन क्या हो कि हाल ही के वर्षों में गिरावट के भी संकेत बने हैं, जो चाइना में एक तरह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पाकिस्तान में भी, भारत और पाकिस्तान में भी इसकी गिरावट देखी गई है। चीन 14% बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन 2014 से 18 के बीच में उसकी जो समृद्धि दर थी वो 7.1% की दर से ही बढ़ा था, है ना। तो 1980 से 90 के दौरान में इसकी वृद्धि दर भारत के सेवा क्षेत्रों के उत्पादन की सकारात्मक बढ़ती हुई वृद्धि दर थी। इस प्रकार चीन आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार जो था उसका विनिर्माण क्षेत्र था, और सेवा क्षेत्र में भारत की समृद्धि सेवा क्षेत्रों से बनी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों क्षेत्रों में गिरावट आई थी, है ना। तो ये जैसे मानव विकास के आपके सामने एक रिपोर्ट रखी गई है, तो इसमें आप देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक में इसका मूल्य के रूप में भारत का क्या स्थान रहा, जो 0.645 था। रैंक जो थी उसकी एसडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट में 130 थी, और जन्म में 69.7 थी। विद्यालय में उसका 6.5 था। तीन विकास की रिपोर्ट थी 2019 से 2020 के विश्व विकास सूचकांक। तो ये पूरी तरह से आपका क्या था कि इसमें जितनी भी क्या बोलते हैं एक देश के मतलब बेसिक आधार होते हैं उनका पूरा ये रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुपोषण में शिकार बच्चों की जो स्टेटिंग का प्रतिशत है वो भारत में सर्वाधिक है, 37.9, जबकि चाइना में बहुत ही कम 8.1 है, और जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हमसे कम है 37.6। तो एक तरह से ये बहुत ही चिंताजनक बात है भारत के लिए। तो ये आपकी रिपोर्ट है जिसमें तीनों देशों का पूरा आपको बताया गया है ना। अब इसमें जो संकेतक है मानव विकास रिपोर्ट के, हम देखेंगे कि जैसे पिछली कक्षा में मानव विकास महत्व विषय के बारे में हमें पढ़ा था, हम इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान भारत ने जो मानव विकास के चुनिंदा संकेतकों में कैसा उसका परिणाम रहा है। तो इसमें जैसे आपने ये क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी उसमें ये दिखाया जा गया है कि भारत, चीन तथा पाकिस्तान आगे है। जो चीन है वो भारत व पाकिस्तान दोनों से आगे है। जैसे कि आय के संकेतक के रूप में भी आगे है, अर्थात प्रतिवर्ती जीडीपी भी वहाँ की आगे है। निर्धनता रेखा से भी नीचे से जनसंख्या का अनुपात भी वहाँ का अच्छा है। स्वास्थ्य संकेतन जैसे मातृ मृत्यु दर और स्वच्छता जो है, साक्षरता तक पहुंच है, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण है, ये सब मतलब चाइना हमसे आगे है ना। इसी तरह देखेंगे स्वतंत्रता संकेतों को भी अगर हम देखेंगे तो जो सामाजिक व राजनीतिक निर्णय में प्रक्रिया में लोकतंत्र की भागीदारी के जो सीमा संकेत है इसके माप के रूप में भी जोड़ दिया गया, परंतु इसमें किसी अतिरिक्त मानवीय सूचकांक की रचना में महत्व नहीं दिया गया है। जबकि भारत इसमें बहुत ही आगे, यहाँ का लोकतंत्र चाइना के लोकतंत्र से या पाकिस्तान के लोकतंत्र से सर्वाधिक अच्छा है ना। तो ऐसे कुछ स्वतंत्र संकेतक को भी इनमें नहीं जोड़े गए हैं जिसमें हम आगे हैं। जैसे नागरिकों के अधिकारों के संवैधानिक संरक्षण का देखा जाए, है ना, और उसकी कितनी सीमा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखा जाए, और संवैधानिक संरक्षण की सीमा तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने वाले संवैधानिक सीमा को भी देखा जाए, विधि सम्मत शासन को भी देखा जाए जो अभी तक लागू नहीं किया है। तो इनमें जिनमें भारत आगे है, तो ये एक तरह से पक्षपात भी किया जाता है जिसमें भारत को नीचे दिखाने के लिए। तो बस जिनमें भारत आगे है उनको ये नहीं जोड़ा जाता, जबकि ये जरूरी है कि भाई आप किस तरह से अपने नागरिकों का ध्यान रख रहे हैं। तो विकास की नीतियों के एक मूल्यांकन के रूप में जैसे हम ये देखेंगे तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी देश में विकास की जो नीतियां हैं वो अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन व सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। मतलब जैसे आपने कितना भी परिवर्तन किया है, कितना भी करना है, तो पुराने वाले डाटा के हिसाब से नए कार्य को करने के लिए हम जिससे प्रेरित होते हैं, है ना। जैसे अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से भी कुछ सीख सकते हैं, उसको ग्रहण करने की भी आवश्यकता है। जैसे चाइना में सेवा क्षेत्र में कितना योगदान दिया जा रहा है और औद्योगिक क्षेत्र में कितना योगदान दिया जा रहा है, और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिपोर्ट है और ये मृत्यु दर है, इनमें भी हम स्वच्छता हो गए, आपका शिक्षा संबंधी क्षेत्र हो गए और स्वास्थ्य के लिए हो गए, तो उसको हम पड़ोसी देशों से भी उसकी सफलता को देख सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी नीतियों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके कारण वो हमसे आगे है इन क्षेत्रों में। तो ये हमें उनकी सफलताओं को और विफलताओं के मूल कारणों को हमको समझना जरूरी है, जो हम अपने देश में लागू करेंगे और उससे हम बेहतर परिणाम अर्जित कर सकते हैं।
और इसमें जैसे देखेंगे कि आपने ये जैसे देखा कि जो सुधार कार्यक्रम लागू किया गया था चीन के द्वारा, है ना, जो चीन में जो 1978 में लागू किया गया, पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में, मतलब जो हमने आपने जैसे एलपीजी रिफॉर्म के मैंने क्लास ली थी पुरानी क्लास में, उसमें जो बताया था जो 1991 में चालू किया गया था, वो चाइना ने 1978 में ही उसको लागू कर दिया था, और पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान भी हमसे बहुत पीछे आगे लागू किया था 1988 में, और भारत 1991 में। लेकिन इसके बाद भी जैसे देखेंगे तो चाइना ने तो बहुत पहले लागू किया था, तो उसकी चीन में संरचनात्मक जो सुधार थे 1978 में, उसको जो प्रारंभ किया गया था, उसके लिए उसने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई बाध्यता नहीं थी जैसे कि भारत में है, क्योंकि उसने अपने जो था कि स्वयं के निर्णय के द्वारा ये सुधार लागू किया गया था। जो वहाँ एलपीजी रिफॉर्म किया गया था, वहाँ के सरकार की सोची समझी और नियमित जो नियम बनाया गया था उसके तहत किया गया था। लेकिन जो भारत में उसको लागू किया गया, वो अपने आर्थिक जो संकट आने की वजह से लागू किया था, और जिस कारण से क्या होता, चीन में कोई बाध्यता नहीं थी विश्व बैंक की ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, जिस कारण उसने लगातार ग्रोथ किया। और भारत में बहुत सारे बाउंडेशन थे, बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं नियम कायदे कानून थे, जिस कारण से उतनी तेजी से अपने यहाँ विकास नहीं हुआ। और भारत और जैसे कि भारत और चीन ने क्या नए नेता जो थे माओवादी शासन के दौरान चीन की धीमी आर्थिक समृद्धि दर को देश में आधुनिकीकरण के लेके बहुत ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि विकेंद्रीकरण और अपना ये जो आत्मनिर्भरता हो गई, विदेशों पर आधारित जो प्रौद्योगिकी हो गई, पूंजी के बहिष्कार पर आधारित जो आर्थिक विकास के था, उसको विफल है। तो उन्होंने व्यापक भूमि सुधार किए, है ना, सामुदायिकीकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड तथा अन्य पहलों पर भी 1978 में प्रति व्यक्ति आय का अन्य उत्पादन उतना ही था जितना 1950 में था। तो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के उस सुधार किए जो उन्होंने 1978 में किए थे, उसके तहत उन्होंने किया था। अब जैसे यहाँ एक टॉपिक दिया गया कि विद्वान तर्क देते हैं कि सुधार प्रक्रिया से पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतों में गिरावट आई है। पिछले खंड में जैसे हमने देखा 1980 के दशक में जीडीपी के जो क्षेत्र में थे उसमें पाकिस्तान अभी भी कोई सुधार नहीं है। जैसे हम यहाँ चाइना का देख रहे थे कि उसने 1978 में जो अपना सुधार किया था, उसने उसे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारित संरचना की स्थापना किया गया था, और भूमि सुधारों को भी उसने देखा था, और उसने लघुत्तर उद्योग जो हो गए उसमें सुधार किया गया, सामाजिक और संकेतों को उसने निश्चित रूप से बहुत ही आगे बढ़ाया, और कृषि के लिए वित्तियों को दिए गए बहुत बड़ी संख्या में लोग, जिस कारण से समृद्ध बन गए। तो यहाँ वो चाइना थी, लेकिन वही जो चीज पाकिस्तान में लिया गया उसमें कोई वृद्धि नहीं देखी गई, है ना। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आंकड़े में बहुत सकारात्मक रहे, परंतु पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करने वाले यह संकेत देते हैं कि वहां निर्धनता लगातार बढ़ रही है ना। 1960 के दशक में अगर वहां देखेंगे तो निर्धनता का अनुपात जो था वो 40% था, जो 1980 के दशक से गिरकर 25% हो गया। तो ये क्या है कि जो हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान में फिर से जो है गरीबी रेखा बढ़ रही है। तो ये एक दिखाता है कि पाकिस्तान ने विभिन्न नीतियों का और विभिन्न नियमों का उसने पालन किया, लेकिन उसकी जो नीति नियमन करने की जो नियम था और नीति नियमन करने के जो उसने पूरा जो खाका तैयार किया था, उसमें कमी की वजह से आज भी उसने कोई भी सुधार नहीं किया गया। तो निष्कर्ष में देखेंगे कि जैसे निष्कर्ष में आपके कहा गया कि अपने पड़ोसी देशों से विकास के अनुभवों से हम क्या सीख मिलती है ना। तो जैसे भारत, पाकिस्तान और चाइना जो है 7 दशकों की लंबी विकास यात्रा में साथ ही कर रहे हैं, और तीनों को अलग अलग परिणाम हुए, है ना। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में तीनों का ही विकास स्तर निम्न था, मतलब बहुत ही कम था। लेकिन पिछले 3 दशकों में इन तीनों देशों का विकास स्तर अलग अलग है। लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित भारत का निष्पादन साधारण रहा है ना। अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं भारत में आधारित संरचना के विकास के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई पहल की गई, लेकिन उसमें उतना सुधार नहीं हुआ। तो इस तरह मतलब तीनों देशों ने साथ में पूरा हुआ था। और जैसे इसमें देखेंगे भारत में राजनैतिक स्थिरता, प्रेषणों, विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और किसी क्षेत्र में अस्थिर निष्पादन से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आई है। मतलब भारत ने इसको सुधार किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें कोई सुधार नहीं किया। अब पिछले 5 वर्षों में समष्टि अर्थशास्त्र सूचकांक जो सकारात्मक रहा है उसमें मध्यम विकास पर दर्शा रहा है, जो आर्थिक पुनरुत्थान को भी सूचित कर रहा है। जैसे आप चीन में देखेंगे तो चीन की राजनीतिक स्वतंत्रता का वहाँ अभाव है, वहाँ मानव अधिकारों पर उसके निहितार्थ चिंतन के मूल विषय है। फिर भी अंतिम 4 दशकों में अगर देखेंगे तो इसने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोए बिना बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया है ना। उसने निर्धनता निवारण के साथ साथ समृद्धि दर को भी बनाए रखा है ना। पर यद्यपि आप देखेंगे कि आज भारत में
पाकिस्तान में जहां सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण का प्रयास हो रहा है, पर वहां चीन के बाजार का उपयोग अतिरिक्त सामाजिक सुधारों के सर्जन में किया जा रहा है। मतलब जो अब भारत और पाकिस्तान कर रहे हैं, तो उसने चाइना ने पहले ही कर लिया था, और आज के समय उसने क्या किया कि सामाजिक आर्थिक सुविधाओं को सर्जन के लिए काम कर रहा है ना। सामुदायिक भू स्वामित्व को कायम रखते हुए उसने लोगों की भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक सुरक्षा निश्चित कर दी है, ऐसा अपने देश में नहीं हुआ है। और चीन में सुधारों से पूर्व भी सामाजिक आधारित संरचना उपलब्ध कराने के लिए जो सरकारी हस्तक्षेप थे, वो मानव विकास सहायता के परिणाम में सिद्ध हुए हैं। तो इस तरह इसमें देखेंगे कि चाइना ने जो अपनी विभिन्न नीतियों के कारण जो वहाँ के सुधार किया है, ग्रामीणों को जो अधिकार दिया है, जिसके कारण ग्रामीण समृद्ध हुए, कृषि का वहाँ विकास हुआ, और ग्रामीण समृद्ध हुए तो जो लघुत्तर जो इकाइयाँ थी औद्योगिक, फिर बृहद इकाइयाँ थी, उनमें भी विकास हुआ। तो इस तरह जो अगर आप देखेंगे तो चीन से भी सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान को भी, भारत को भी, जो जैसे उसके विभिन्न नियमों को देखेंगे तो उन नियमों के और नीतियों के कारण आज भी चाइना जो जीडीपी में सेकंड स्थान पे आता है, उन नीतियों का निर्माण करके, उन नीतियों को जान के भी उससे के उसका सकारात्मक पहलू को लेकर हम भी अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से आज इकोनॉमिक का 11 की एनसीईआरटी कंप्लीट हुई आपके सामने, और इसका मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। अपनी तरफ से मैंने पर्याप्त कोशिश की है, लेकिन जो भी कमी रह गई हो तो उनको आप एक बार देख लेंगे, और आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और बने रहिए इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। तो धन्यवाद आप लोगों का।